के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुई। हमने 90 के दशक में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का अपराधीकरण, ये महाराष्ट्र में उसका अनुभव लिया था। और उसी प्रकार की परिस्थिति, और अब तो अगर रक्षा करने वाले ही इस प्रकार से अपराधी तत्व बन जाए तो सुरक्षा कौन करेगा, ये सवाल है। इसमें सबसे अहम सवाल ये होता है कि एपीआई सचिन वाजे, इन्हें नौकरी में वापस क्यों लिया गया। वे 2004 में सस्पेंड हुए, 2007 में उन्होंने वीआरएस दिया और उसके बाद उनका वीआरएस एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही थी। 2018 में जिस समय मैं मुख्यमंत्री था, उस समय शिवसेना की ओर से दबाव था कि एपीआई वाजे को फिर एक बार सरकार की सेवा में लिया जाए, पुलिस महकमे में लिया जाए। और उस समय मैंने उनका पास्ट रिकॉर्ड देखने के बाद यह तय किया कि एडवोकेट जनरल की सलाह मैं इसमें लूंगा। और मैंने एडवोकेट जनरल जी की सलाह ली। हालांकि वो कोई रिटर्न सलाह नहीं थी, लेकिन मैंने उनको फाइल दिखाई और उन्होंने मुझे साफ ये कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट ने उनको सस्पेंड किया है, बहुत गहरी इंक्वायरी चल रही है, ऐसे समय उनको लेना ठीक नहीं होगा। और मैंने उस समय उनको नहीं लेने का फैसला किया। आप ये भी जानते हैं कि बीच में 2008 में सचिन वाजे, इन्होंने शिवसेना में प्रवेश किया। कुछ समय तक शिवसेना के प्रवक्ता के रूप में भी उन्होंने काम किया और शिवसेना के साथ बड़े गहरे रिश्ते ये सचिन वाजे के रहे। इतना ही नहीं तो जो शिवसेना के एक्टिव लोग हैं, इनके साथ बिजनेस रिलेशन भी उनके रहे, कुछ कंपनीज भी उन्होंने तैयार की। और 2020 में 19 के अंत में जब शिवसेना की सरकार, उद्धव ठाकरे जी की सरकार आई, तो फिर एक बार सचिन वाजे को वापस लाने का प्रयास शुरू हुआ। और जैसे ही मार्च में कोरोना आया, तो उसके बाद कोरोना का बहाना बनाकर एक कमेटी तैयार हुई, रिव्यू कमेटी। और रिव्यू कमेटी ने बड़ा सिंपल सा उसमें लिख दिया कि चूंकि कोरोना में हमको अधिकारियों की आवश्यकता है, हमारे कई अधिकारी बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए हम सचिन वाजे को वापस लेते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे कोरोना के काल में कोरोना के कारण अधिकारियों की आवश्यकता है, इसलिए केवल एक ही अधिकारी को या उनके साथ वाले जो 2-3 लोग थे उनको छोड़कर किसी अधिकारी को सरकार ने वापस नहीं लिया। कई ऐसे अधिकारी थे जो छोटे कारण से सस्पेंडेड थे, उनको नहीं लिया। लेकिन जो हाई कोर्ट के आदेश से सस्पेंडेड थे, और यह पता होते हुए भी कि 2017 में इन्हीं सचिन वाजे के ऊपर एक्सटॉर्शन का केस लगा और एक एक्सटॉर्शन रैकेट का वसई विरार के इलाके में पर्दाफाश हुआ। उस रैकेट में इनका नाम आया, इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल उसमें ली और उसमें बिल्कुल रिकॉर्ड पर यह आया है कि इस रैकेट में ये और इनके एक और साथी ये बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। तो जब इतना खराब रिकॉर्ड इनका था, ऐसे समय इनको लिया और लेने के बाद क्या किया, तो मुंबई क्राइम ब्रांच की सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट। और ये क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट को हेड करता है 2 पीआई दर्जे के ऑफिसर्स। और सचिन वाजे जो एपीआई है, जैसे ही सचिन वाजे को लिया
एक रात में ये दोनों लोगों को ट्रांसफर कर दिया और पीआई की जगह एपीआई को क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट सीआईयू का प्रमुख बनाया गया। मतलब जिनका पास्ट ऐसा था, ऐसे व्यक्ति को सीआईयू का प्रमुख यह सरकार ने बनाया। और उसके बाद आप देखिए मुंबई में जितनी हाई प्रोफाइल केसेस हुई, जुरिस्डिक्शन किसका भी रहे, कोई भी जुरिस्डिक्शन रहा, तब भी वो केस सीआईयू के पास आती थी। किसी भी रीजन का जुरिस्डिक्शन रहे तब भी केस सीआईयू के पास आती थी। अभी ये भी केस ये सीआईयू के पास आने का कोई कारण नहीं थी, वो रीजन के पास जानी चाहिए थी। लेकिन सारी केसेस, और विशेष रूप से फिर वो बादशाह रैपर वाली केस हो, चाहे ऋतिक रोशन वाली केस हो, ऐसे सारी केसेस ये सीआईयू यूनिट को ही दी जाती थी। और इनका कद, ये सीपी के बाद अगर किसी का कद मुंबई पुलिस में था तो सचिन वाजे का था, क्योंकि सीएम के ब्रीफिंग के समय भी वो नजर आते थे, गृह मंत्री के समय भी वो नजर आते थे, और शिवसेना के कुछ मंत्री हैं उनके साथ भी वो नजर आते थे। तो एक बड़ा कद उनको वहां दिया गया। और हमको तो ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखता है कि एक प्रकार से वहां सीआईयू के प्रमुख के रूप में नहीं, वसूली अधिकारी के रूप में उनको बैठाया गया और बड़े पैमाने पर मुंबई में डांस बार चलाने को खुली छूट, और सबके इंचार्ज ये। और ऐसे में ये जो सारी घटना घटी, ये भी घटना इतनी भयानक है। मनसुख हिरन, इनको ये पहले से जानते थे। और ये जो गाड़ी है स्कॉर्पियो, ये स्कॉर्पियो मनसुख हिरन से इन्होंने खरीदी थी, लेकिन पेमेंट नहीं किया था। और 4 महीने तक इनके पास ये गाड़ी थी, नवंबर से लेकर तो फरवरी तक। और फिर मनसुख ने इनको कहा कि भाई आप या तो इसका पेमेंट कंप्लीट कर दीजिए या फिर गाड़ी वापस दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं और कुछ दिन रखूंगा। उसके बाद वो गाड़ी उनके पास लाकर दी और फिर उनसे वापस वो गाड़ी मंगाई गई। जिस दिन ये गाड़ी मुलुंड में उन्होंने वहाँ पर जहाँ पार्क की उन्होंने, उस दिन आप देखिए ये गाड़ी में अगर ये गाड़ी चोरी होती तो कहीं ना कहीं कोई टैंपरिंग होता, कोई दरवाज़ा जो लॉक है उसको खोला जाता, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि जानकारी के अनुसार मनसुख को यह कहा गया था कि भाई वहाँ पार्क करो और चाबी लाकर हमको दो, और सीधे वो चाबी ये सचिन वाजे ने ली। उनको कहा कल जाकर आप एक कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए कि मेरी गाड़ी चोरी हुई है। और वो जब कुर्ला पुलिस स्टेशन गए तो उनकी कंप्लेंट ली नहीं जा रही थी, क्योंकि कई बार पुलिस ये कहती है कि भाई 2-3 दिन रुकिए, उसके बाद हम रजिस्टर करते हैं, एक बार हम देख लेते हैं। तो वहाँ पर जो आयो थे या जो वहाँ पर ड्यूटी ऑफिसर थे, उनको सचिन वाजे का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि तुरंत अभी के अभी ये क्राइम रजिस्टर करिए और रजिस्टर होने के बाद मुझे इत्तला दीजिए। और ये इत्तला उनको देनी पड़ी। तो ये सोची समझी साजिश के तहत मनसुख हिरन को उसके बाद किसी और ने इंट्रोगेट नहीं किया। 3 दिन मनसुख हिरन को वाजे ही इंट्रोगेट कर रहे थे और उनके इंट्रोगेशन के बाद मनसुख को वाजे ने ही ये बताया
कि भाई तुमको और एजेंसीज इंट्रोगेट कर सकती है, इसलिए एक कंप्लेंट कर दो। और अपने पहचान के लॉयर के पास वो खुद मनसुख को लेकर गए और मनसुख से कंप्लेंट करवाई कि मुझे अलग अलग लोग बुलाते हैं, मेरी बड़े पैमाने पर मुझे पुलिस से तकलीफ है, और अपना भी नाम उसमें डलवा दिया। और वो सीएम को भेजा, वो गृह मंत्री को भेजा। तो इसका मतलब एक प्रकार से सारी एलिबाय ये तैयार हो रही थी। और जिस दिन मनसुख को रात में एक फोन आया कि गावड़े ने आपको बुलाया है, और उनको जिस इलाके में बुलाया वो वही इलाका है जिस इलाके में सचिन वाजे के ऊपर एक्सटॉर्शन का केस लगा है, उसी इलाके में उनको बुलाया गया। और उसके बाद दूसरे दिन उनकी लाश मिली। और हमारा तो ये मानना है कि मनसुख हिरेन को वहीं पर मार दिया गया। मारने के बाद उनकी लाश खाड़ी में फेंकी गई। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हाई टाइड में उसको फेंकने की कोशिश हुई। अगर ये लाश हाई टाइड में फेंकी जाती तो ये वापस ही नहीं आती। तो ये होता कि मनसुख हिरेन ये पुलिस के दबाव में, या पुलिस जो बार बार पूछताछ कर रही है उससे नाराज होकर कहीं भाग गए। महीने 2 महीने बाद ये बात ठंडी हो जाती। आधे घंटे का डिफरेंस आया उनके कैलकुलेशन में, और हाई टाइड की जगह लो टाइड आया आधे घंटे के कारण। और मनसुख हिरेन इनकी जो लाश है वो वहीं पर रही, वो बहकर नहीं गई। अभी कुछ थियरीज लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को देखें तो इसमें ध्यान में आता है कि ये इतने रुमाल उनके मुंह में कैसे आए। एंटीमॉर्टेम इंजुरीज ये ऐसी जगह पर है कि जिससे बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखता है कि कहीं ना कहीं बहुत दबा के बांधा गया है। उनका दम घुटे इतना वो रुमाल और सारी चीजें बांधी गई है। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने देखा उसमें उनके लंग्स में पानी नहीं। आज मीडिया में मैं कोई रिपोर्ट देख रहा था कि कोई और टेस्ट है और लंग्स में पानी, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके लंग्स में पानी नहीं है। और ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर पानी में गिरकर वो मरे तो लंग्स में भरपूर पानी होना चाहिए, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता। तो सीधा मतलब यह है कि उनकी हत्या हुई है। और हमारी मांग ये है, अभी तो एनआईए ये बम विस्फोट या वो जो जिलेटिन वाला मामला है उसकी जांच कर रही है, और उसी में उनको अरेस्ट किया है। और हत्या का मामला या मनसुख के मौत का मामला जो है ये अभी भी एटीएस के पास है। मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, पर उसमें जिस प्रकार से एटीएस ने कार्रवाई करनी चाहिए ऐसी कार्रवाई होती हुई दिखती नहीं है। क्योंकि इतने सारे एविडेंस मेरे जैसे पुलिस के बाहर के व्यक्ति को अगर मिल सकते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि पुलिस के पास इससे ज्यादा एविडेंस है। और इतना ही नहीं, तो एटीएस और एनआईए ये दोनों के पास कुछ ऐसे टेप्स है जिसमें मनसुख की आवाज है, और जिसमें वाजा ने उनको क्या क्या कहा है इसकी पुष्टि भी होती है। तो इतने सारे एविडेंस होने के बावजूद अभी भी जो उनके मौत की केस है उसमें एटीएस की ओर से शुरुआत में कुछ एक्शन दिखा, उसके बाद एक्शन दिखाई नहीं पड़ता। अब हमारी मांग तो यह है कि चूंकि ये कनेक्टेड मामला है, वैसे तो पहली कार्रवाई एटीएस ने करनी चाहिए थी और उनको
ये हत्या के मामले में अरेस्ट करना चाहिए था और उसके बाद उनकी कस्टडी एनआईए को जानी चाहिए थी, लेकिन एटीएस ने उसमें देरी की है। और अब कनेक्टेड मामले में हम तो ये मानते हैं कि अब हत्या का मामला भी, चूंकि ये कनेक्टेड मामला है और वो सबसे बड़े इसकी कड़ी है मनसुख हिरन जो है, इसलिए वो मामला भी अब एनआईए को टेक ओवर कर लेना चाहिए। और उसमें भी जो सबूत आज एनआईए के पास है या एटीएस के भी पास है, मैं कोई एटीएस पर अविश्वास नहीं दिखा रहा, पर कहीं ना कहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या एटीएस पर कोई दबाव है। मैं दबाव है ऐसा मेरा कहना भी नहीं है, पर जिस प्रकार के एक्शंस होनी चाहिए वो होती हुई मुझे दिखाई नहीं पड़ती। और इसलिए अगर ऐसी बात है तो कनेक्टेड मामला ये एनआईए को जाना चाहिए और तुरंत इस मामले में भी। और मेरा मानना ऐसा है कि इस मामले में ये जो सारा घटनाक्रम है ये अकेले सचिन वाजे नहीं कर सकते, और इसलिए इसमें कौन कौन है इसका भी विचार कि निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर मुझे यह दिखाई पड़ता है कि फेलियर ऑफ पुलिस नहीं है, ये फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि सरकार ने ऐसे व्यक्ति को जिनका पास्ट पता है क्या है, उसके बावजूद इतनी इंपॉर्टेंट जगह पर बैठाया। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज सरकार की है कि जिस चीज के कारण उनकी मजबूरी है कि उनको बैठाना है। और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको डिफेंड कर रहे थे, सरकार जिस प्रकार से हाउस में उनको डिफेंड कर रही थी, अगर इतने सबूत मेरे पास नहीं आते तो शायद उसको तो महात्मा ही ठहराया जाता, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा था कि ये क्या ओसामा बिन लादेन है, इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि कुल मिलाकर इस मामले की तह तक जाना होगा और जिन इंटरेस्ट के साथ, जिन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको वहां लाकर बैठाया सरकार की ओर से, उससे इसका क्या ताल्लुकात है, उससे इसका क्या संबंध है, यह भी हमारी जांच एजेंसीज को ढूंढना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, देवेंद्र फडणवीस जो बात कह रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसी बातें सामने आई हैं, बहुत सारे ऐसे तथ्य सामने आए जो अब तक की जांच में सामने नहीं आए थे, और इन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि मनसुख हिरेन की हत्या की गई है। अब यहां पर मुझे एक चीज जो मैं गौर कर रहा हूं देवेंद्र फडणवीस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि उन्होंने कहीं पर भी मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का नाम नहीं लिया। ना तो उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने परमबीर सिंह का नाम लिया, और ना ही इसके पहले महाराष्ट्र विधानसभा में जब उन्होंने इस पूरे मुद्दे को उठाया था तब भी, और उसके बाद जब बाहर भी ये मीडिया से बात करते थे तो इन्होंने कभी भी परमबीर सिंह का नाम नहीं लिया। और इसके पीछे सियासी हलकों में यह माना जाता है कि वे परमबीर सिंह जिन्हें कि आज मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से हटाया गया है, वो इन देवेंद्र फडणवीस के भी खास व्यक्ति माने जाते थे। आपको याद होगा कि नवंबर 2019 में जब 3 दिनों के लिए देवेंद्र फडणवीस, जब पूरा महाराष्ट्र में घटनाक्रम चल रहा था और अचानक 3 दिनों के लिए देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार को साथ लेकर मुख्यमंत्री बने थे, और उस दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से जो क्लीन चिट दी गई थी सिंचन घोटाले में अजीत पवार को, तो तब क्लीन चिट देने वाले यही परमबीर सिंह थे, एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ थे। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि यह शख्स परमबीर सिंह देवेंद्र फडणवीस के भी खास हुआ करते थे, और शायद यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस सचिन वाजे का नाम ले रहे हैं और सरकार का नाम ले रहे हैं, लेकिन बीच में जो अहम कड़ी है परमबीर सिंह जिनके खिलाफ आज कार्रवाई की गई, उनके बारे में देवेंद्र फडणवीस ने चुप्पी साध रखी है। और आज जिस तरह की कार्रवाई हुई है परमबीर सिंह के खिलाफ, मैं आपको बता दूं कि इसका हैं, क्या आभूषण पहनती हैं, क्या वस्त्र पहनती हैं, क्या घूंघट लगाती हैं, क्या फटी हुई जीन्स पहनती हैं, उन संस्कृति के बारे में संस्कृति के रक्षक जो बने हुए हैं और सेल्फ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी देते हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनसे यही
तो आपने सुना प्रियंका चतुर्वेदी को। शिवसेना अब एक तरह से डिफेंसिव मोड पर है, क्योंकि जब फडणवीस ने आरोप लगाए थे सचिन वाजे के ऊपर, तो उद्धव ठाकरे ने खुद आकर डिफेंड किया था सचिन वाजे को और यह कहा था कि इस तरह से टारगेट किया जा रहा है सचिन वाजे को जैसे कि वो कोई ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी हो। लेकिन आखिर में जब सचिन वाजे की गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद एक एक करके सचिन वाजे के खिलाफ सबूत सामने आ रहे हैं। कल जो उनकी मर्सिडीज गाड़ी एनआईए ने बरामद की, उससे भी काफी कुछ हासिल हुआ है। और सिर्फ सचिन वाजे ही इस साजिश में शामिल थे या इसके अलावा मुंबई पुलिस महकमे के कई और भी आला अधिकारी थे, ये एनआईए की जांच में सामने आने वाला है। और यही वजह है कि सरकार को ऐसा लग रहा था कि इस जांच की आंच मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह तक भी पहुंच सकती है और इसीलिए परमबीर सिंह को हटा दिया गया। जो हमारी जानकारी हमें सूत्रों से मिल रही है वो ये है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अब से 4 दिनों पहले ही यह कहा था कि जिस तरह से पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, ऐसे में पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को हटा दिया जाना चाहिए, उनके पद से उनका तबादला कर देना चाहिए। लेकिन शिवसेना इसके लिए तैयार नहीं थी, उद्धव ठाकरे इसके लिए तैयार नहीं थे और उद्धव ठाकरे का कहना था कि अगर परमबीर सिंह को हम हटाते हैं तो सीधे सीधे एक तरह से हम विपक्ष के दबाव में आकर काम कर रहे हैं ऐसा नजर आएगा और यह संदेश जाएगा कि सरकार का गृह विभाग पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसमें सरकार की कमजोरी सामने आएगी। और इसीलिए उद्धव ठाकरे आनाकानी कर रहे थे परमबीर सिंह का तबादला करने के लिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर लगातार विपक्ष की ओर से और खुद सरकार का ही एक जो अहम धड़ा है एनसीपी का धड़ा, वो इस बात पर दबाव बना रहा था कि परमबीर सिंह का तबादला किया जाना चाहिए। कल रात को देर तक बैठक हुई, वर्षा बंगला जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है वहां पर करीब 12:30 बजे तक बैठक चली। उसके बाद आज दोपहर को फिर से एक बार मुख्यमंत्री अनिल देशमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे माफ कीजिए और गृह मंत्री अनिल देशमुख के बीच आज दोपहर को फिर से एक बार बैठक हुई और इस बैठक के बाद में यह तय किया गया कि अब परमबीर सिंह को हटा दिया जाना चाहिए। और उनकी सवाल पूछना मैं मानती हूँ लाजमी नहीं है। सबसे पहले ये ट्रांसफर जो हुआ है ये प्रोसीजरल ट्रांसफर होते हैं और आए दिन हम सरकार में भी होते, केंद्र सरकार में भी होते, वैसे ही महाराष्ट्र सरकार में हो रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू से कहा है, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा जनता के सामने आएगा, फ्री एंड फेयर होगा, विदाउट प्रेजुडिस होगा, विदाउट ट्राइंग टू सेव एनीबॉडी होगा। तो प्रियंका चतुर्वेदी को आपने सुना, लेकिन ये जो मामला है अब यहीं पर रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पूरा मामला सियासी रंग इस तरीके से ले रहा है चूंकि साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस का यह कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो मनसुख की मौत हुई है दरअसल वो हत्या है और इस मामले की भी जांच अब एनआईए करे। जितेंद्र दीक्षित मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार मुंबई से जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, मामला यहीं रुक नहीं रहा है कि अगर परमबीर सिंह का ट्रांसफर हो गया तो यह मसला यहां पर सॉल्व हो जाएगा, यह ठंडा पड़ जाएगा। देवेंद्र फडणवीस जो बातें कह रहे हैं, जो उनके तेवर है, उससे साफ तौर पर लग रहा है कि उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रहे हैं। जी हां, देखिए उद्धव ठाकरे पर तो निशाना साध रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की बातों से यह नजर आ रहा है कि उनके पास काफी कुछ जानकारी है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई और ये एक तरह से सरकार के जो घटक दल हैं उनके लिए भी चिंता का विषय है। जिस तरह से जब विधानसभा का सत्र चल रहा था और देवेंद्र फडणवीस ने एक एक करके जानकारी रखी, उनके पास सचिन वाजे और मनसुख हिरेन इन दोनों की बातचीत का सीडीआर भी मौजूद था और कई सारी जानकारियां उनके साथ में थी। जो मनसुख हिरेन की पत्नी ने जो बयान दिया था एटीएस को, उसमें उन्होंने क्या कहा था, यह जानकारी भी उनके सामने थी। तो यह सरकार के लिए चिंता का विषय है कि हमारी ही पुलिस है, हमारी पुलिस की जांच चल रही है और यह सारा कुछ जो है विपक्ष के नेता के पास में कैसे जा रहा है। और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है उसमें भी देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे हैं वो एटीएस पर उंगली उठा रहे हैं। उनका सीधे सीधे मानना है कि इस मामले में एटीएस ने बहुत ढुलमुल रवैया अपना रखा है, जांच बहुत ढिलाई से कर रही है और सचिन वाजे के खिलाफ जो है जब एनआईए ने मामला दर्ज किया उसके पहले ही एटीएस के पास मामला आया था, लेकिन एटीएस ने सचिन वाजे को लेकर कुछ नहीं किया। मैं आपको बता दूं कि 2 अलग अलग मामले हैं। एक मामला है मनसुख हिरेन की मौत का, जो कि महाराष्ट्र की एटीएस जांच कर रही है। दूसरा मामला है अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिलने का, जो कि एनआईए जांच कर रही है। तो एनआईए ने इस मामले में सचिन वाजे को गिरफ्तार किया है, लेकिन दूसरी तरफ एटीएस ने मनसुख हिरेन के मामले में अब तक कोई प्रगति नहीं की है, अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है और इसी बात को देवेंद्र फडणवीस अंडरलाइन कर रहे हैं अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। है तो जरूर, लेकिन देवेंद्र फडणवीस इसे एक बता रहे हैं और इसी लिहाज से उनका कहना कि एनआईए मनसुख मामले की भी जांच करे। इस बीच एक ताजा जानकारी दर्शकों को हम दे दें कि जो एनआईए की टीम इस मामले में जांच कर
रही है, सचिन वाजे को लेकर घटनास्थल पर पहुंची है और उस पूरे सीन को रिक्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर यह घटना कैसे घटी, यह क्या पूरा मामला हो सकता है, इसे समझने का प्रयास किया जा रहा है। बाबुलनाथ मंदिर के पास स्कॉर्पियो कार खड़ी की गई थी। एनआईए की टीम सचिन वाजे को लेकर मौके पर पहुंची है। पूरे मामले में नाट्य रूपांतरण के जरिए स्थिति को, मौकाए वारदात के हालात को समझने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जांच की जो ये गुत्थी है जल्द से जल्द इसे एनआईए सुलझा सके। एनआईए सचिन वाजे को लेकर बाबुलनाथ मंदिर पहुंची है अभी। हमारे साथ मृत्युंजय, हमारे एक और सहयोगी मुंबई से जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, क्या जानकारी है आपके पास और इस मुतालिक? जी बिल्कुल, देखिए एनआईए जिस प्रकार से लगातार 4 दिनों तक पूछताछ कर रही थी सचिन वाजे को, वो दक्षिण मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर इलाके के नज़दीक एक परिसर में लेकर पहुंची हुई है और वहां पर कुछ सीन रिक्रिएट करने की कोशिश हो रही है, साथ ही साथ और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। इस बीच पिछले 4 दिनों से एनआईए लगातार सचिन वाजे से पूछताछ कर रही थी, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए और कल जिस प्रकार से देर शाम तक एक मर्सिडीज कार एनआईए की टीम ने रिकवर किया था और उस मर्सिडीज कार में केरोसिन, 5 लाख की नकदी और कपड़े और कैश गिनने वाली मशीन बरामद हुई थी। उसके बाद से और भी चीज़ों को बरामद करने की प्रक्रिया शुरू है और इसी कड़ी में एनआईए की टीम सचिन वाजे को लेकर बाबुलनाथ मंदिर के नज़दीक पहुंची हुई है। आपको बता दें कि एनआईए दफ्तर से बाबुलनाथ मंदिर का जो दूरी है वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है और उस जगह पर एनआईए के अधिकारी सचिन वाजे को लेकर पहुंचे हैं, जहाँ वो सीन रिक्रिएट कर रहे हैं और कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं। शायद जो जानकारी मिली उसके मुताबिक एनआईए कुछ और चीज़ों को भी रिकवर करना चाहता है और इसी बाबत एनआईए की टीम जो है सचिन वाजे को लेकर पहुंची हुई है। एक तरफ तो ये हम घटनाक्रम देख रहे हैं कि एनआईए लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है, दूसरी तरफ हमारी जो निगाह है और हमारे कैमरे के लेंस है वो मुंबई पुलिस मुख्यालय पर टिके हुए हैं और अब देख सकते हैं कि मुंबई पुलिस मुख्यालय में भी तैयारियां काफी जोरों पर है, क्योंकि हेमंत नगराले जो मुंबई पुलिस के नए आयुक्त हैं वो किसी भी वक्त मुंबई पुलिस आयुक्तालय में आएंगे और अपना पदभार संभालेंगे, जिसके लिए तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। प्रोटोकॉल के तहत जो अन्य वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और कुछ ही समय में हेमंत नगराले यहां पर आकर पदभार संभालेंगे। इसके पहले हमने देखा कि परमवीर सिंह यहां से उन्होंने अपने जो टीममेट हैं उनसे मुलाकात की और यहां से वो जाकर जो उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है वहां के लिए पदभार संभालने चले गए हैं। तो कुल मिलाकर हेमंत जैसे ही पहुंचे मृत्युंजय, वो तस्वीरें हमें दिखाइएगा, हमारे दर्शकों तक वो खबर हम पहुंचाएंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं जितेंद्र दीक्षित का रुख करना चाहूंगा, चूंकि महाराष्ट्र की यह सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। एक दागी अफसर, और कहा यह जा रहा है कि उसका कोई पॉलिटिकल आका है जो उसे सिस्टम में सिर्फ इसलिए पाल रहा था ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सके। और इस पूरे मामले में अब जो जांच की आंच है वो सीधे मुख्यमंत्री तक भी पहुंच रही है। तमाम बड़े बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं। जितेंद्र, देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से मीडिया के सामने आते हैं और जिस डिटेल तरीके से जानकारी देते हैं, ऐसा लगता है कि इस मामले के वो आईओ हों, उनके पास बहुत ज्यादा जानकारी है। मनसुख मामले में तो यहां तक बता रहे हैं कि लाश, ऐसा लग रहा है कि उसे मारकर नदी में लाश को फेंका गया। हाई टाइड में लाश फेंकने की कोशिश की गई थी ताकि शव ना मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आधे घंटे की देरी हो गई और वो शव बाहर आ गया और सारे जो राज हैं वो सामने आने लग गए। मतलब इस कदर उनके पास बुनियादी जानकारियां हैं। बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस ने खुद ये बात कबूली कि मेरे पास, मैं पुलिस के बाहर का व्यक्ति हूं, फिर भी मेरे पास इतनी जानकारी आ रही है। तो जो महाराष्ट्र सरकार की एजेंसी है एटीएस, वो इस मामले में आगे कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही? क्या उसके ऊपर किसी तरह का दबाव है? ये सवाल उठता है, क्योंकि एटीएस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है 302 की और इस एफआईआर का आधार है मनसुख हिरेन की पत्नी। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि मेरे पति की हत्या सचिन वाजे ने की है। लेकिन जब एनआईए ने जब तक सचिन वाजे को गिरफ्तार नहीं किया था, उसके पहले जब एटीएस जांच कर रही थी, तो एटीएस ने सचिन वाजे को गिरफ्तार नहीं किया इस मामले में। तो सीधे सीधे यहां पर एटीएस पर भी सवाल उठता है कि एटीएस पर क्या किसी तरह का दबाव है और एटीएस इतनी ढिलाई से काम क्यों कर रही है? क्योंकि अब तक एटीएस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिखाया है। वो लोगों के बयान जरूर दर्ज कर रही है, वो बार बार मनसुख वीरेन की पत्नी को बुला रही है, उनके बेटों को कई बार बुला चुकी है, उनके घर पे अधिकारी जाते हैं, सीन जाकर रिक्रिएट किया है, लेकिन अब तक ठोस कुछ भी नहीं आया है। वहीं पर अगर एनआईए की तरफ देखें तो एनआईए को अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है जांच हाथ में लिए और एनआईए ने काफी कुछ हासिल कर लिया है। न केवल सचिन वाजे, जो कि इस पूरे मामले में एक प्रमुख किरदार के तौर पर उभर रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया है, बल्कि इसके साथ साथ कई सारे सबूत भी इकट्ठा कर लिए हैं। तो यही माना जा रहा है, क्योंकि एटीएस महाराष्ट्र सरकार को रिपोर्ट करती है, तो क्या महाराष्ट्र सरकार इस मामले में एटीएस पर दबाव बना रही है कि वो थोड़ा सा गो स्लो हो, थोड़ा सा ढिलाई बरते?
तो ये एक अहम सवाल है। बिल्कुल जितेंद्र, और देखिए जिस बात का आप भी जिक्र कर रहे थे, इसमें एक बड़ी बात यह भी कही देवेंद्र फडणवीस ने। उनका यह कहना था कि ये जो दोनों मामले हैं ना, चाहे वो जो एंटीलिया के बाहर जिलेटिन की छड़ें बरामद हो या फिर मनसुख की जो मौत हुई है, उनमें आपस में कोई कनेक्शन है, क्योंकि मनसुख पुलिस की पूछताछ से भाग गया, डरकर ऐसी थ्योरी पेश करने की कोशिश की जा रही थी जिसमें सचिन वाजे नाकामयाब रहा। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि सचिन वाजे ये चाहते थे कि बाकी की जांच एजेंसियां जो है एटीएस या एनआईए इस मामले को इन्वेस्टिगेट ना करें और ना ही खोजी पत्रकार इस मामले में ज्यादा गहराई तक जाएं। तो इसके लिए सचिन वाजे ने एक रणनीति के तहत मनसुख हिरेन को कहा कि तुम एक खत लिखो, और खत लिखने के लिए एक वकील भी मुहैया करा के दे दिया मनसुख हिरेन को। और उस खत में मनसुख हिरेन ने यह आरोप लगाया कि अलग अलग जांच एजेंसियां बार बार मुझे बुलाती हैं, मुझे परेशान करती हैं, एक जैसे सवाल पूछती हैं, और इसके साथ साथ जांच एजेंसियों के अलावा पत्रकार भी मुझे फोन करके मुझे परेशान करते हैं, मुझसे सवाल पूछते हैं, और मैं काफी प्रताड़ित महसूस कर रहा हूं। और इस खत को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, मुंबई पुलिस कमिश्नर और थाने पुलिस कमिश्नर, इन 4 लोगों को भिजवा दिया गया। यह एक साजिश का हिस्सा था ताकि जो बाकी की जांच एजेंसियां हैं और पत्रकार इस मामले में ज्यादा गहराई तक ना जाएं और सचिन वाजे की पोल ना खुल सके, इस मामले का पर्दाफाश ना हो सके, इसके लिए एक रणनीति के तहत वो खत लिखवाया गया था। और जब ये सामने आने लगा कि जब देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में इस बात को उजागर कर दिया कि सचिन वाजे और मनसुख हिरेन ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, तो उसके 1 घंटे बाद ही हाउस में देवेंद्र फडणवीस बयान देते हैं और उसके 1 घंटे बाद ही मनसुख हिरेन की मौत की खबर आती है। बिल्कुल, बहुत कुछ संदिग्ध है, और इस मामले में जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी, अभी कई ऐसे खुलासे होंगे जो बहुत ही चौंकाने वाले होंगे। एक और अहम बात है जितेंद्र इस पूरे मामले में, देवेंद्र फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसका जिक्र होता है, एक बात जो ये कही गई कि 2008 में शिवसेना का सदस्य था सचिन वाजे, तो ऐसा लग रहा है कि जांच के दायरे में कई बड़े लोग आ सकते थे। ये जो जांच की आंच है बड़ी मछलियों तक पहुंच सकती थी। तो क्या परमवीर सिंह को सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया? क्या ये एक आई वॉश है उनके खिलाफ कार्रवाई? देखिए, जहां तक परमवीर सिंह का सवाल है तो मेरे सामने 2 थियरीज हैं। एक थियरी यह है कि सचिन वाजे जो कुछ भी कर रहे थे, परमवीर सिंह को उसकी जानकारी नहीं थी, उन्होंने परमवीर सिंह को भी अंधेरे में रखा, और परमवीर सिंह की यह लापरवाही थी कि उनका सबसे खास अधिकारी, जिनको कि उन्होंने क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का हेड बना रखा था, वो ऐसा कांड कर रहा है और परमवीर सिंह को भनक तक नहीं लगती। ये एक थियरी हुई। दूसरी थियरी यह है कि शायद क्या परमवीर सिंह को भी इस मामले की जानकारी थी। हालांकि मैं इस वक्त ये नहीं कह सकता कि परमवीर सिंह इस मामले में शामिल हैं। ये एनआईए की जांच में ही ये बात सामने आ सकती है, और मुझे लगता है कि शायद सरकार भी ऐसा ही सोच रही थी कि एनआईए की जांच की आंच परमवीर सिंह तक भी पहुंच सकती है, और ऐसे में उनको हटा देना ही बेहतर है, और इसीलिए शायद उनको मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटा देने का फैसला सरकार ने लिया। लेकिन इससे एक सवाल यह भी खड़ा होगा ना जितेंद्र की, क्या सिर्फ किसी बड़े पुलिस अधिकारी को ही रिपोर्टिंग थी सचिन वाजे की? क्योंकि जिस तरीके का इसका रसूख बताया जा रहा है, एक एपीआई, आप सोचिए जरा, जिस तरीके से तमाम हाई प्रोफाइल मामले ये देख रहा था, और तमाम दाग होने के बावजूद, हाईकोर्ट से आदेश आने के बावजूद पुलिस में दोबारा आ जाता है ये 2020 में, जो लंबे वक्त से सस्पेंड चल रहा था 16-17 सालों से। तो इसका तो मतलब यह है कि कोई इसका पॉलिटिकल आका है सिस्टम में बैठा हुआ जो इसका संरक्षक था। देखिए, पॉलिटिकल आका ये सबको पता है, इसमें कोई मतलब छुपाने वाली बात नहीं है। देवेंद्र फडणवीस तो नाम भी ले रहे हैं कि शिवसेना के लोग हैं, सब लोग जानते हैं कि ये संजय राउत के सचिन वाजे करीबी थे, उद्धव ठाकरे से भी संपर्क में रहते थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आते थे, उनके कार्यक्रमों में नजर आते थे। तो सचिन वाजे का शिवसेना कनेक्शन, उनके पॉलिटिकल आका कौन है, ये सर्वविदित है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। और इसी वजह से ठाकरे की सरकार में मुंबई पुलिस में इतने अहम जिम्मेदारी के साथ सचिन वाजे को नियुक्त किया गया था। मैं आपको बता दूं, मुंबई पुलिस की हायरार्की क्या है। अधिकारियों की हायरार्की में कांस्टेबल के बाद जो अधिकारी लेवल की हायरार्की, सबसे नीचे होता है पुलिस सब इंस्पेक्टर, उसके ऊपर होता है असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, उसके ऊपर होता है पुलिस इंस्पेक्टर, उसके ऊपर होता है सीनियर इंस्पेक्टर, उसके ऊपर होता है एसीपी, फिर डीसीपी, फिर एडिशनल कमिश्नर, फिर ज्वाइंट कमिश्नर और फिर कमिश्नर। तो आप ये देखिए कि जो सेकंड लास्ट लेवल था इस पूरी हायरार्की का, वहां पर सचिन वाजे थे, लेकिन वो रिपोर्ट किसको करते थे? पूरी हायरार्की को बाईपास करते हुए सीधे पुलिस कमिश्नर को। बिल्कुल, और ये तब तक संभव नहीं है जबकि कोई सिस्टम में बैठा इसका पॉलिटिकल आका ना हो, किसी ऐसे शख्स का हाथ इसके ऊपर ना हो जो बहुत पावरफुल है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।